देवियों और सज्जनों, हम अक्सर हीरोज की बात करते हैं, हम हिम्मत की कहानियां सुनते हैं, हम बहादुरी की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कुछ नाम, कुछ जिंदगियां दूसरों से ज्यादा चमकती हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम को याद करते हैं, एक नाम जो आजादी की भावना से गूंजता है। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। वो सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो एक विचार बन गए, एक इंस्पिरेशन, भारत की आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक। उनकी कहानी हमारे देश के दिल में बसी हुई है। सोचिए जरा, आजाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फ्री, बंधनों से मुक्त, जिसे कोई जीत न सके। और चंद्रशेखर इस नाम पर खरे उतरे। अपनी रेवोल्यूशनरी जिंदगी के हर एक दिन उन्होंने ये नाम खुद चुना था। अंग्रेजी शासकों के लिए एक जोरदार ऐलान, अपनी मातृभूमि से एक वादा। उनका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त था। उन्होंने दिखाया कि एक अकेला इंडिविजुअल अगर ठान ले तो पूरे एम्पायर को हिला सकता है। उन्होंने अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक आग जला दी, एक ऐसी आग जो स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करती थी। उनकी लेगेसी देवियों और सज्जनों सिर्फ हिस्ट्री की किताबों तक सीमित नहीं है, वो जिंदा है। वो आजाद भारत की हवा में सांस लेती है। वो हमें आजादी की कीमत याद दिलाती है। वो हमें बलिदान का मतलब सिखाती है। जब हम आजाद की बात करते हैं तो हम फियरलेस देशभक्ति की बात करते हैं। हम एक ऐसे शेर की बात करते हैं जो इनजस्टिस के खिलाफ दहाड़ा। हाँ, उनकी जिंदगी छोटी थी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बेहिसाब। वो पीढ़ियों को इंस्पायर करती आ रही है, यंग को भी और ओल्ड को भी, सही के लिए खड़े होने के लिए। तो हमें उन्हें क्यों याद रखना चाहिए? क्यों उनकी कहानी बार बार सुनानी चाहिए? क्योंकि उनकी जैसी कहानियां ही हमारे देश के कैरेक्टर की नींव है। वो लाइट हाउसेस की तरह हैं, चैलेंजेस में हमें रास्ता दिखाती है, हमें हमारी स्ट्रेंथ याद दिलाती है, हमारी यूनिटी, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटी। चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी एक लेसन है, करेज, लीडरशिप और निस्वार्थ सेवा का एक पावरफुल लेसन। आइए उनसे सीखें, उनसे इंस्पायर हों। चलो टाइम में पीछे चलते हैं उनके जन्म तक। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में उनका जन्म चंद्रशेखर तिवारी के रूप में हुआ था। पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के बेटे। एक साधारण सी शुरुआत आप कह सकते हैं, लेकिन किस्मत ने इस बच्चे के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था। छोटी उम्र से ही उनमें एक अनोखे स्पिरिट के साइंस दिखने लगे थे। एक ऐसा स्पिरिट जिसे आसानी से काबू नहीं किया जा सकता था, एक स्पिरिट जो सवाल करता था और इंसाफ चाहता था। उनका बचपन ऑर्डिनरी नहीं था। किस्से उनकी गजब की ब्रेवरी और निडरता के बारे में बताते हैं। वो तन और मन दोनों से स्ट्रांग थे। उन्हें आउटडोर्स पसंद था। उन्होंने आर्चरी सीखी। वो भारतीय योद्धाओं की कहानियों से बहुत डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। देशभक्ति के बीज उनके दिल में बहुत पहले ही बो दिए गए थे। उन्होंने अपने लोगों की तकलीफें देखी, विदेशी शासन के नीचे, और उनके अंदर कुछ तो हलचल होने लगी। अपने देश को आजाद देखने की एक गहरी इच्छा। यह सिर्फ एक पल का ख्याल नहीं था, यह उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। टर्निंग पॉइंट, जैसा अक्सर होता है, एक नेशनल ट्रेजेडी का पल था। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। सैकड़ों बेगुनाह जानें चली गई। अंग्रेजों के इस क्रूर काम ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। इसका युवा चंद्रशेखर पर गहरा असर हुआ। वो बस एक टीनेजर थे, लेकिन जो दर्द और गुस्सा उन्होंने महसूस किया वो बहुत गहरा था। इस घटना ने उनके इरादे को और पक्का कर दिया। वो जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वो चुपचाप देखने वाले नहीं बने रह सकते थे। आजादी की आग अब उनके अंदर जोरों से जल रही थी। इसी नए मकसद से वो काशी यानी वाराणसी चले गए, अपनी एजुकेशन के लिए। लेकिन उनका दिल कहीं और था। वो आजादी के आंदोलन के साथ था। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, और युवा चंद्रशेखर मुश्किल से 15 साल के उसमें कूद पड़े। उन्होंने प्रोटेस्ट्स ज्वाइन किए, उन्होंने अंजाम भुगते। ये उनका रेजिस्टेंस का पहला डायरेक्ट एक्सपीरियंस था। एक ऐसे रास्ते पर उनका पहला कदम जो उनकी जिंदगी को डिफाइन करने वाला था। एक रेवोल्यूशनरी का रास्ता, आजाद का रास्ता। जरा सोचो, एक छोटा लड़का सिर्फ 15 साल का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार हुए। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने नाम पूछा। उन्होंने जवाब दिया, आजाद, मतलब फ्री। उन्होंने कहा कि उनके पिता का नाम है स्वतंत्रता, मतलब लिबर्टी, और उनका घर जेल, प्रिजन। क्या गजब की हिम्मत, क्या कन्विक्शन। इस इंसिडेंट ने उन्हें फेमस कर दिया।
आजाद नाम पक्का हो गया। उन्होंने अपने आने का ऐलान कर दिया था। एक नए तरह के फ्रीडम फाइटर का जन्म हुआ था, लेकिन नॉन वायलेंस का रास्ता उनके लिए ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद हुआ। कई यंग नेशनलिस्ट्स बहुत निराश हुए। आजाद भी उनमें से एक थे। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ शांति से नहीं मिलेगी। उन्हें लगा कि एक ज्यादा डायरेक्ट, ज्यादा फोर्सफुल अप्रोच की जरूरत है। उनका दिल एक्टिव रेवोल्यूशन के रास्ते के लिए तड़प रहा था। उन्हें यकीन था कि ब्रिटिश को हटाने के लिए हथियारबंद लड़ाई जरूरी है। इसी खोज में वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, एक माने हुए रेवोल्यूशनरी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA के लीडर आजाद बिस्मिल के विजन और उनकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और HRA ज्वाइन कर ली। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो हथियारबंद क्रांति से आजादी हासिल करने के लिए कमिटेड थी। आजाद के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस मकसद के लिए डेडिकेट कर दिया। उन्होंने अंडरग्राउंड ऑपरेशंस के तौर तरीके सीखे। वो ग्रुप के एक की मेंबर बन गए। फिर आया काकोरी कंस्पिरेसी। 1925 में HRA को फंड्स चाहिए थे अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। उन्होंने काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन लूटने का फैसला किया। आजाद ने इस डेयरिंग प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। रॉबरी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने जबरदस्त क्रैकडाउन किया। कई रेवोल्यूशनरीज गिरफ्तार हो गए, उन पर मुकदमा चला और सजा हुई। लेकिन आजाद वो भाग निकले, पकड़े नहीं गए। इंडिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक बन गए। उनकी कहानी और भी मशहूर हो गई। सेक्शन 4 लीडिंग दी चार्ज, HSRA और कॉमरेडशिप। काकोरी कांड के बाद HRA को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके कई लीडर्स जा चुके थे, लेकिन आजाद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई। वो एक नेचुरल लीडर थे। उन्होंने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए दिन रात मेहनत की और 1928 में भगत सिंह, सुखदेव थापर और दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने HRA को रीऑर्गेनाइज किया। इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA रख दिया गया, नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ते हुए। ये एक नए इंडिया के लिए उनके विजन को दिखाता था। आजाद अपनी एक्सेप्शनल लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। वो भेस बदलने में माहिर थे। वो बिना पहचाने गए कहीं भी घूम सकते थे। सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे। वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। वो अपने कॉमरेड से कंप्लीट डेडिकेशन की मांग करते थे, लेकिन इस टफ बर्ताव के पीछे उनका दिल बहुत केयरिंग था। वो अपने साथी क्रांतिकारियों का ख्याल रखते थे। वो उनके सुख दुख में शरीक होते थे। सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनसे प्यार करते थे। वो उनके कमांडर थे, उनके गाइड थे, उनके ब्रदर इन आर्म्स थे। भगत सिंह के साथ उनका एसोसिएशन लेजेंडरी है। वो HSRA के 2 पिलर्स थे। उनके बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट का गहरा रिश्ता था और इंडिया के फ्यूचर के लिए उनका विजन भी एक जैसा था। एक ऐसा फ्यूचर जो ब्रिटिश राज से आजाद हो, एक ऐसा फ्यूचर जहां सबके लिए इक्वालिटी और जस्टिस हो। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए और जनता को जगाने के लिए कई बोल्ड एक्शंस प्लान किए और उन्हें अंजाम दिया। उनकी पार्टनरशिप क्रांतिकारी मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी ताकत थी। वो एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते थे। की इवेंट्स को याद कीजिए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या, HSRA ने इसकी जिम्मेदारी ली। फिर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का प्लान। मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा भगत सिंह ने मशहूर तौर पर कहा था, बहनों को सुनाने के लिए। इन एक्शंस की प्लानिंग में आजाद का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने कॉमरेड्स की सेफ्टी सुनिश्चित की। कई ऑपरेशंस के पीछे उनका स्ट्रेटेजिक दिमाग था। हमेशा एक्टिव, हमेशा ब्रिटिशर्स से एक कदम आगे, हमेशा आजाद। सेक्शन 5 द फाइनल स्टैंड और इटर्नल फ्लेम। एक रिवॉल्यूशनरी की जिंदगी जीना आसान नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हमेशा खतरा रहता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हमेशा भागते रहना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद ने यह जिंदगी कई सालों तक जी। ब्रिटिश पुलिस हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी। उनके सिर पर एक बहुत बड़ा बाउंटी रखा गया था, लेकिन वो अपने इरादे के पक्के थे। उन्होंने एक वाव ली थी, एक पक्का प्रॉमिस कि वो कभी भी ब्रिटिश के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। वो आजाद फरी रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक। ये वाव उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल बन गया। फिर आया वो दिन 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में,
जिसे अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। वो वहां एक साथी रिवॉल्यूशनरी से मिलने के लिए थे, लेकिन अफसोस उनके साथ धोखा हुआ। किसी इन्फॉर्मर ने पुलिस को खबर दे दी थी। जल्द ही पार्क को ब्रिटिश पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने घेर लिया, जिसकी अगुवाई सीनियर ऑफिसर्स कर रहे थे। आजाद फंस चुके थे, लेकिन क्या उन्होंने सरेंडर किया? नहीं, ये उनका तरीका नहीं था। वो एक वॉरियर थे और वो लड़ने वाले थे। इसके बाद जो हुआ वो एक जबरदस्त गन फाइट थी। एक अकेला आदमी बहुतों के खिलाफ। आजाद गजब की हिम्मत से लड़े। उन्होंने अपनी पिस्टल का इस्तेमाल एकदम सटीक एक्यूरेसी से किया। उन्होंने पुलिस को काफी देर तक रोके रखा ताकि उनके कॉमरेड भाग सके। वो तब तक लड़े जब तक उनके पास सिर्फ एक बुलेट बची। उन्हें अपनी वाव याद आई, पकड़े नहीं जाना है, दुश्मन के हाथों जलील नहीं होना है। उस आखिरी बुलेट से उन्होंने खुद को गोली मार दी। उन्होंने सरेंडर करने के बजाय मौत को चुना। वो एक फरी आदमी की तरह मरे जैसे वो जिए थे। आजाद, उनका सैक्रिफाइस देवियों और सज्जनों बेकार नहीं गया। इससे पूरे देश में शॉकवेव्स दौड़ गए। दुहक की लहर, लेकिन साथ ही इंस्पिरेशन की भी लहर। वो एक मार्टर बन गए, मदरलैंड के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस का सिंबल। उनकी कहानी ने लाखों दिलों में पेट्रियोटिज्म की आग जला दी। उनकी हिम्मत, उनकी लीडरशिप, फ्रीडम के लिए उनका अटूट कमिटमेंट, ये सब अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद की लेगेसी आज भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी मुश्किल से मिली फ्रीडम की कदर करें और उन आइडियल्स को हमेशा बनाए रखें जिनके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा के लिए। जय हिंद।